फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है और केस जो है वो 420 ITR पेज नंबर 52 पे रिपोर्ट हुआ। केस का नाम है प्रिंसिपल CIT वर्सेस कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। केस असेसमेंट ईयर 2008-2009 का है और केस जो है वो असेसी के फेवर में डिसाइड हुआ। फ्रेंड्स, केस के जो फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं। ये केस एक ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू पर बेस्ड है और इस केस में जो मेन इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि असेसिंग ऑफिसर साहब ने इस केस में जो कुछ कंपेरेबल्स को लेकर के कुछ कंपनीज को कंपेरेबल्स मान करके असेसी का एडिशन किया था। तो इशू ये इन्वॉल्व था कि ये जो कंपेरेबल्स डिपार्टमेंट लेता है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इस मैटर पे जो है वो केस ट्रेवल किया। जब असेसिंग ऑफिसर के पास ये केस था तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने पाया कि असेसी ने कुछ अपनी एसोसिएट कंसर्न्स को पेमेंट किया है और एडिशन करने से पहले, जो कि एडिशन करने का प्रोसीजर होता है कि असेसिंग ऑफिसर साहब को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को रेफर करना होता है, तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने DRP को रेफर किया। DRP ने कोई अपने सजेशंस दिए और उन सजेशंस के बेसिस पर AO साहब ने असेसी का 1.89 करोड़ के करीब का एडिशन किया। असेसी जो है वो इस एडिशन से संतुष्ट नहीं था। असेसी जो है वो IT-80 गया। असेसी IT-80 डायरेक्ट इसलिए गया क्योंकि जहां पे भी DRP का मैटर इन्वॉल्व होता है वहां पे डायरेक्ट जो है अपील IT-80 के पास होती है, CIT अपील के पास नहीं होती। IT-80 ने जब इस मैटर का अध्ययन किया तो IT-80 ने पाया कि असेसिंग ऑफिसर ने जिन कंपनीज को बेस लेकर के असेसी का एडिशन किया था वो कंपनियां एक डिफरेंट वर्टिकल में काम कर रही थी और वो फंक्शनली डिफरेंट थी। तो इसीलिए उन कंपनीज को कंपैरिजन का आधार नहीं माना जाना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर ने उनका गलत कंपेरेबल्स का इस्तेमाल किया है। वो एंटिटीज कंपेरेबल नहीं है। असेसी का उन एंटिटीज के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए IT-80 ने जो भी AO ने एडिशन किया था उन कंपनीज को कंपेरेबल्स मान करके उस एडिशन को डिलीट कर दिया। डिपार्टमेंट जो है वो IT-80 के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जब इस मैटर को देखा तो हाई कोर्ट ने पाया कि जो कंपनीज कंपेरेबल है या नहीं इसका अध्ययन करना जो है वो हाई कोर्ट का काम नहीं है। ये IT-80 के लेवल तक किया जाना चाहिए। या तो AO देखेगा कि वो कंपेरेबल है या नहीं, या CIT अपील साहब देखेंगे या IT-80 देखेगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी ने IT-80 ने ये एक अपनी फाइंडिंग दे दी है कि वो कंपनीज कंपेरेबल नहीं है। तो अब हाई कोर्ट जो है वो उस पर और टिप्पणी नहीं कर सकता। वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम हाई कोर्ट में जाएं तो हमको ये देखना है कि जिस मैटर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं वो प्योरली एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए या मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ होना चाहिए। मद्रास जो हाई कोर्ट है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को एंटरटेन नहीं करता। IT-80 जो है वो हाईएस्ट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी होती है और इस केस में IT-80 ने ये फैक्ट पे अपनी कैटेगोरिकली टिप्पणी दे दी थी कि जिन कंपनीज को बेस लेकर के AO ने एडिशन की है वो कंपनियां जो है वो कंपेरेबल नहीं है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने IT-80 के ऑर्डर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की और उसको स्टेटस क्यू रखा और असेसी की एडिशन को जो है वो डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमें एक ये निष्कर्ष निकल के आता है कि IT-80 जो है वो एक लास्ट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है और हमको उन्हीं केसेस को हाई कोर्ट जो है वो एंटरटेन करता है जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बेस्ड होती है। फ्रेंड्स, आई होप दैट you like my deliberation on the various cases. At the end, I am again repeating the name of the case. The name of the case is Principal CIT versus Corporate Executive Board India Private Limited, and the case has been reported in 420 ITR at page number 52. And the
case has been decided by the Punjab and Haryana High Court. Thank you friends. Thank you.